उस दिन अध्याय 2 सत्ता में हिस्सेदारी की कार्य प्रणाली पढ़ा रहे थे, तो 2 या 3 टॉपिक की बात कर रहे थे। सत्ता में हिस्सेदारी किसे कहते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी के तरीके कैसे अपनाए गए हैं, और सत्ता में हिस्सेदारी के महत्व क्या है। ये वैसे भी वीवीआई क्वेश्चन है और जानना भी चाहिए, परीक्षा से रिलेटेड भी। अगला कि एक बार एग्जाम में भी पूछ चुका है, दबाव समूह। इसको जानेंगे कि दबाव समूह होता क्या है। तो देखो, दबाव समूह का मतलब है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलग से भी राजनीतिक पार्टियों पर प्रेशर होता है, और जिन संगठनों का प्रेशर होता है उसे हम दबाव समूह कहते हैं। वैसे जैसे भारत में किसान समूह है, किसानों का संगठन है, व्यापारियों का संगठन है, और जगह भी होता है, मजदूर का संगठन है, महिला समिति बना हुआ है, कास्ट युक्त पे आधारित भी संगठन है, और ये सारे संगठन राजनीति को प्रभावित करते हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव। तो ये सब संगठन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यक भी है, क्योंकि सरकार जब भी मनमानी करती है तो उसके खिलाफ संगठन खड़ा होता है, वो सरकार के कार्यों को प्रभावित करता है, राजनीतिक कार्यों को प्रभावित करता है, राजनीति को प्रभावित करता है काफी हद तक। तो उससे सरकार बैलेंस में बना रहता है। अगर ये नहीं हो तो इस बात का डर बना रहता है कि सरकारें जो मन में आएगा वो करेगी। अब सरकार मान लो कि शिक्षा के प्रति कोई बिल ऐसा ला दिया, ऐसा कोई कानून ला दिया जिससे शिक्षक समूह को दिक्कत हो रहा हो, तो क्या करता है शिक्षक समूह? अभी कितना बार देखे, वो पटना में लाठी डंडा चला, धरना प्रदर्शन वगैरह होता है, तो उससे राजनीति प्रभावित होती है, सरकार पर प्रभाव पड़ता है। कुछ चीजें कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले केंद्र सरकार द्वारा एक नियम लाया गया था, क्या कि कंपनियां जाकर किसानों का जमीन लेगी और फिर ये बताएगी, मतलब उसका डिटेल में बात किया जाए तो 2-4 घंटे की बात है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं कि वो आएगी और फिर बताएगी आपके पास कितना जमीन है, ठीक। तो फिर वो कंपनी आपसे बात करके बताएगा आपको ये फसल बोना है, हम पैसा देंगे आपको, हम ही खरीद लेंगे खेत में से। देखने में सुंदर लग रहा था नियम, उसके निगेटिव पक्ष भी थे। तो इसको लेकर के किसान संगठन ने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया, जो काफी दिनों तक चला दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और हरियाणा, पंजाब के मुख्य रूप से लोग उस आंदोलन में शामिल थे, जिसमें तरफ बहुत लंबा खींचा, सरकार को पीछे हटना पड़ा। फिर बीच में सरकार ने कुछ और एक नियम लगाया था। मेरे बोलने का उद्देश्य ये नहीं है कि सरकार ने खराब किया, उद्देश्य ये है कि ये बता रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, तो उसके किसी दबाव में आकर पीछे हटना पड़ा। तो ऐसे सरकारें बहुत सारा फैसला लेती है, जिसके बाद कुछ न कुछ समूह उसको क्या करते हैं, उसके विरोध में खड़े होते हैं, जिससे राजनीति प्रभावित होती है, सरकार को पीछे हटना पड़ता है। इन्हीं संगठनों को हम क्या कहते हैं, दबाव समूह, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होगा, जब कोई समूह या संगठन अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाती है या राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करती है, तब उस समूह या संगठन को
दबाव समूह कहते हैं। तो दबाव समूह से किसी को कोई दिक्कत? आसान सा है परिभाषा इसका। अब अगला टॉपिक है राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। प्रश्न का अर्थ है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है, सरकारें बनाती है, तो कौन कौन सी विधि है, वो क्या क्या करती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उसके सरकार में, उसकी पार्टी में शामिल। तो राजनीतिक दल द्वारा देखना कुछ काम किया जाता है। जैसे पहला पॉइंट, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। तो हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, हर एक पार्टी किसी न किसी समूह का नेतृत्व कर रहा होता है। जैसे भारत में ये इससे इनकार नहीं कर सकते कि कास्टिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है, सबको जानते हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कास्ट बेसिस है, बहुत सारी का लगभग सब है। सारी राजनीतिक पार्टियों पर किसी न किसी जाति का छाप लगा हुआ है। अब जैसे मान लो बीजेपी है तो कहा जाता है फॉरवर्डों की पार्टी है। आरजेडी है तो शुरू में बैकवर्ड की पार्टी माना जाता था, अब यादव की पार्टी माना जाता है, तो उसमें मुस्लिम इन्वॉल्व है। फिर आपको लोजपा है तो कहा जाता है कि वो लोजपा जिन जातियों से आते हैं उसका नेतृत्व कर रहा है, उसकी पार्टी है, जिसे आरक्षण प्राप्त है उसकी पार्टी। तो सब पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, किसी न किसी का नेतृत्व का लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है, कोई बात नहीं। अब बताइए कि ये 2 या 3 पार्टियां जब एक साथ मिलकर चुनाव में लड़ेगी या चुनाव के बाद सरकार बनाती है एक साथ मिलकर, तो निश्चित है कि ये सारे समूह के लोगों की भागीदारी होगी। बात समझ में आ रहा है ना? ये सारे समूह के लोगों की क्या हो गया, भागीदारी हो गया सत्ता में हिस्सेदारी। तो क्या तरीका है? पहला तरीका इसका ये है ना, कि 2 या से अधिक राजनीतिक पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या सरकार बनाती है। ठीक, राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हिस्सेदारी कैसे करती हैं कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव बनाएगी या सरकार बनाती है मिलकर। तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राजनीति में क्या हो जाता है, हिस्सेदारी हो जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। दूसरा है कि राजनीतिक पार्टियां कुछ संगठनों या समूहों को शामिल कर। राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, कोई संगठन बना हुआ है या कोई समूह बना हुआ है, उसको अपने में क्या कर लेती है, शामिल कर लेती है, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट का मतलब हुआ या तो प्रत्यक्ष रूप से वो संगठन उसके चुनाव का प्रचार प्रसार करेगा, उसके लिए वोट मांगेगा, ये क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट का मतलब अंदर ही अंदर सहमति होता है। जैसे बीजेपी पार्टी है तो उस पर क्या आरोप रहता है कि आरएसएस की पार्टी, इसका आरएसएस, ऐसे मतलब निष्पक्ष तरीके से बोला जाए तो आरएसएस क्या होता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसकी स्थापना पता नहीं मुझे ठीक से डेट याद है, शायद 1925 के आसपास ऐसे ही कुछ हुआ था।
मतलब ठीक से याद नहीं है, इसको जस्टिफाई कर लेना, सब देख लेना कब हुआ था, याद है किसी को? चलो कोई बात नहीं, मतलब डेट वाला हमको समस्या हो जाता है, डेट याद नहीं रहता है जल्दी। चलिए, तो ये माना जाता है कि वो डायरेक्ट चुनाव में शामिल नहीं होता है, आरएसएस डायरेक्ट चुनाव में शामिल नहीं होता है, लेकिन बीजेपी के अधिकांशतः लीडर उससे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी अंदर ही अंदर सॉरी आरएसएस अंदर ही अंदर बीजेपी को प्रमोट करती है, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना है, उसको चुनाव में मदद करती है ये संगठन, और कुछ डायरेक्ट रूप से उसके साथ लग जाता है कोई संगठन। हालांकि डायरेक्ट रूप से अधिकांशतः नहीं लगता है, इस कारण से कि मान लीजिए कि कोई संगठन है, आप प्रत्यक्ष रूप से साथ में खड़े हो जाए, आप खुदा न खास सरकार दूसरे का बन जाए, तो बदले की भावना से उस संगठन को देखेगा और लीगली तरीका से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए सोचेगा। इलीगल तो कोई कर ही नहीं सकता। हम अगर किसी के विपक्ष में वोट दिए हों और जीत गया वो जिसे हमने वोट नहीं दिए, तो उसकी मजाल नहीं है कि डायरेक्ट और इलीगल तरीके से हमसे बदला ले, लीगल तरीके से कहीं फंसा देगा। लीगल का मतलब है कि वो लीगल नहीं कर सकते, एक्चुअली कहा तो लीगल ही जाएगा, लेकिन होता है कि कहीं जैसे माफ किया जा सकता है, कोई चीज ऐसा है जहां पेच मार दिया है ना, तो वो समस्या खड़ा हो जाता है वहां पे। तो इस कारण से विभिन्न संगठन या समूह राजनीति में डायरेक्ट न होकर इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। तो इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कुछ संगठन या समूहों को शामिल करके क्या करता है, साझेदारी बनाता है ना। अब क्या करता है, एक और चीज है, विभिन्न संगठन या समुदाय, संगठन या समुदाय की मांग को पूरा करने के वादा कर। जैसे एक साझेदारी ऐसे भी बनती है, कोई संगठन है, कोई समूह है या कोई समुदाय है, उसकी कुछ मांगे हैं, राजनीतिक पार्टियां उससे वादा कर लेती है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे। तो एक तरीके से इस तरह से भी राजनीतिक पार्टियां उसको क्या कर लिया, अपने में साझेदार बना लिया, संगठन में शामिल कर लिया। वैसे एक बहुत सारा इसका लंबा एग्जाम्पल है, भिन्न भिन्न जातियों से कैंडिडेट बना देना, ताकि ये पता चले कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें सारे धर्म सारी जाति के लोग हैं शामिल, इसलिए सबों के हितों की रक्षा होगी। तो इस तरह से भी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें? चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला है एकात्मक शासन, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, और एक आपका आएगा इसमें संघीय शासन। कम्युलेटिव गवर्नमेंट इसका इंग्लिश होता है। खैर मैट्रिक एग्जाम में इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, मतलब इसकी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश का तो एक पेपर होता है। देखिए, एकात्मक शासन और संघीय शासन को समझना चाहिए ठीक। परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा, निम्न में किस देश में एकात्मक शासन प्रणाली है, या निम्न में किस देश में संघीय शासन प्रणाली है। मुख्य रूप से जो ऑप्शन दिए जाते हैं उन देशों के नाम जानना चाहिए। जैसे ऑप्शन के रूप में आएगा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल आएंगे। तो ऐसे ही जान लो, संघीय शासन प्रणाली भारत, अमेरिका, बेल्जियम, स्पेन में मुख्य देशों में बात की जाए तो और भी देश है। एकात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, रूस, इन सब देशों में एकात्मक शासन प्रणाली। शुरू में ही बोले थे कि लोकतांत्रिक होने का मतलब है कि चुनाव होगा, जनता वोट जिसे करेगी वो जीत के जाएगा,
फिर इसमें भी शासन प्रणाली अलग अलग है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में और भी अलग है। इसलिए भारत को इन कारणों से भी बोला जाता है कि भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है, रिपब्लिकन कंट्री। मतदाता ज्यादा होने के कारण चुनावी जो प्रक्रिया है वो भी अजीब सा है। चलिए बात करते हैं पहले एकात्मक शासन प्रणाली की, कहते किसे। ठीक, तो किसी भी शासन प्रणाली में जो शक्तियां होती हैं सरकार की, किसी एक स्तर पर हो, एक बिंदु पर जाकर केंद्रित हो, यानी सारे पावर ऑफ फंक्शन एक जगह हो और वहां से सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता हो। उसके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हो, चाहे जितने भी अंग काम कर रहे हो, जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, जितने भी विभाग काम कर रहे हैं, वो सारे को पावर कहाँ हो, एक जगह। मात्र कितनी जगह हो, एक जगह। तो शासन की इस प्रणाली को कहा जाता है एकात्मक शासन प्रणाली। क्या कहते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी गवर्नमेंट या गवर्नेंस कहा जाता है। उसके अलग संघीय शासन प्रणाली को समझते हैं। तो संघीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि शक्तियां, जब सरकारी शक्तियां या शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियों का बंटवारा हर स्तर पे हो और हर स्तर, हर विभाग अपने आप में स्वतंत्र होता है कार्य करने के लिए और जवाबदेह भी होता है, जवाबदेही भी उसी की होती है। जब शासन की ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है तो उसे हम कहते हैं संघीय शासन प्रणाली। समझने के लिए बता देते हैं कि कैसे भारत संघीय शासन प्रणाली है। जैसे एक अपने यहाँ दो सरकारें होती, एक केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं राज्य सरकार। इन सरकारों को अलग अलग कार्य, राज्य सरकारें अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें केंद्र दखल नहीं दे सकता। केंद्र सरकार अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, इंटरफेयर, मतलब बीच में नहीं, उसे टोका टोकी नहीं हो सकता। हर सरकारी स्तर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हुआ चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तीन स्तर पे शक्तियां फिर बट गया है इसका भी, एक विधायिका लेजिस्लेचर, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो सरकार के तो एक तो दो सरकारें हो गई। अब सरकार एक किसी भी स्तर को लिया जाए तो उस पर भी तीन भाग में बट गया है, पावर कम हुआ। उसके बाद हर विभाग अपने आप में स्वतंत्र है कार्य करने के लिए, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। व्यवहारिक रूप से और बात है कि फला मंत्री, फला विधायक फला जगह पर भी कर दिए तो कलेक्टर साहब यहाँ, वो अलग चीज है, लेकिन स्वतंत्र है सारे लोग कार्य करने के लिए। तीसरी, भारत में पंचायती व्यवस्था है, एक स्तरीय हो गया, ये अपने आप में स्वतंत्र है। मुखिया, सरपंच केवल गाइडलाइंस आ जाता है, आपके अधिकार क्षेत्र दे देते हैं सरकार द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री या किसी के अधीन मुखिया काम करता हो, सरपंच काम करता हो, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि आपको गाइडलाइंस दे दिया गया है कि आपका अधिकार क्षेत्र कितना बनता है, आप किन किन कार्यों को कर सकते हैं और आप अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए, कोई दबाव नहीं। तो तीन स्तर तो हो गया सरकार का। अपने यहाँ चुनाव के कितने स्तर हो गए, ऐसे ही देख लो, तीन स्तर, एक पंचायत लेवल का हो गया, एक राज्य स्तरीय होता है और एक देश स्तर पे होता है। तो इस तरह से संघ मिला के कार्य करता है। तो इससे समझ में आ रहा है भारत में एकात्मक शासन प्रणाली नहीं है, क्या है, संघीय शासन प्रणाली। तो दोनों का डिफिनेशन जब देना हो तो हम क्या देंगे, वैसी शासन प्रणाली जिसमें संघ शक्तियां एक जगह केंद्रित हो और बाकी इकाइयां या विभाग या अंग उसके अधीन कार्य करते हैं, तब हम कहेंगे एकात्मक शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली को क्या डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफिनेशन देंगे, तो सिंपल सा है, उसका जवाब देंगे, उसके डिफिनेशन को लिखेंगे कि शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें शक्तियां हर स्तर पे बटा और हर स्तर अपने आप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और जवाबदेही, यानी जवाबदेही भी उसी स्तर का है ना। अब जैसे गलती करेंगे मान लीजिए दरोगा जी, तो उसका जवाबदेही कोई और नहीं है, खुद है। जो उनको पावर ऑफ फंक्शन दिया गया है, जो उनका अधिकार क्षेत्र आता है, उसके जवाबदेह वो खुद है। इस तरह से हर स्तर पे हर जगह बटा हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो
एकात्मक शासन प्रणाली में क्या लिखेंगे? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्तियां एक ही स्तर पर केंद्रित हो तथा बाकी इकाइयां इसके अधीन हो। अधीन को हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं गाँव में कि मतलब ओकरा नीचे काम करल रही, ऐसे ना। मतलब अधीन को अगर अपने भाषा में समझो भोजपुरी में तो ओकरा नीचे काम करल रही। बात समझ आ रहा ना? उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधीन। अधीन तब उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जापान। ब्रिटेन, चीन, जापान, फ्रांस, ठीक। संघीय शासन प्रणाली तो इसको क्या कहेंगे? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का बंटवारा एक से अधिक स्तर पर होता है, उसे संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे एक नंबर का पक्का है इसमें से, निम्न में किस देश में संघीय या एकात्मक शासन प्रणाली है? डिफिनेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन एक अंक स्तरीय प्रश्न एक निश्चित आएगा। जैसे भारत, अमेरिका, स्पेन, बेल्जियम। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखो अगला है भारत में सरकारी शक्तियों को 3 अंगों में बांटा गया है। भारत में सरकारी शक्तियों को कितने अंगों में बांटा गया है? 3 अंगों में। पहला क्या कहते हैं? विधायिका, इसे कहते हैं लेजिस्लेचर। इसका कार्य क्या होता है? राज्य या देश के लिए कानून बनाना। ठीक। ये जो जीत के जो लोग जाते हैं तो असेंबली में, संसद में क्या होता है? देश और राज्य को चलाने के लिए कानून बनाते हैं। ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, कानून बनेगा तभी तो उस पर काम होगा। अगला जो दूसरा होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव।
इनका काम क्या है? कार्यपालिका, कार्य का पालन करने वाला, ठीक है ना। बनाए गए कानून के अनुसार कार्य करना। तो विधायिका के अंतर्गत कौन आते हैं? जो चुनाव जीत के आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएंगे? जो सरकार कानून बनाती है कैसे काम करना है, उसके अनुसार कौन काम करता है? सरकारी नौकरी वाले। तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं? सरकारी सर्विस वाले। एक होता है न्याय पालिका, जुडिशियरी। अब बताइए, इसको तो जानते हो न्यायपालिका कौन है? हाँ, न्याय करने वाला, कोर्ट कचहरी के अंतर्गत वाला, ये जानते ही। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, जरूरी था इसी